हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको IUPAC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी अपने ध्यान में रखना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझें तो कंपटीशन में प्रीवियस ईयर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस जो है पोस्ट पे सिलेक्शन मिल जाएगा जिस पोस्ट पे आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना। तो ये तो केवल बोर्ड्स एग्जाम है, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर बार प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस इधर उधर के पूछ लिए जाते हैं बस। तो आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी ध्यान में रखें और इसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। ये देखिए, IUPAC नेम लिखने के लिए पूछता है 4 अंक में, 5 अंक में, 6 अंक में। हम आपको दिखाते हैं सन 2024 का पेपर है, देखिए रसायन विज्ञान का, और इसमें 4 अंक में पूछा गया है IUPAC नेम, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। 1, 2, 3 और 4, एक एक अंक के 4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं और कह रहा है कि इसका IUPAC नामकरण कीजिए। तो इसलिए अब आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए जिससे कि आप परीक्षा में IUPAC नामकरण करना सीख पाए, ठीक है। IUPAC नामकरण आसानी से कर पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप IUPAC नामकरण करना सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहला कंपाउंड क्या है, पहला यौगिक है, उपसह संयोजक यौगिक है K4FeCN6। सीधा यहीं से छपने वाला है आपके बोर्ड पेपर में, क्योंकि यहां पर हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपसह संयोजक यौगिक लिए हुए हैं जो कि कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके पेपर में पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है IUPAC नेम वाला, ठीक है। यानी कि जो IUPAC नेम पूछेगा सीधा यहीं से छपेगा। तो आप अच्छे से इसको सीखिए। यहां पर देखिए दिया गया है K4FeCN6, तो इसका IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले अब आपको इसमें क्या करना है, धनायन को पहचानना है, ठीक है। इसमें केवल 2 काम है बस, एक आप धनायन पहचान लीजिए और दूसरा आप जो है केंद्रीय धातु को पहचान लीजिए, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं। ये देखिए, जो K4 है, K4 इसमें क्या है, ये है सरलायन, इसे कहते हैं धनायन। धनायन क्यों कह दिए, क्योंकि यह पहले आया हुआ है। कैसे पहचानेंगे कि उपसह संयोजक यौगिक में कैसे पहचानेंगे कि कौन यौगिक धनात्मक है, कौन सा आयन धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसे कैसे पहचानेंगे, देखो, जो पहले आएगा वो हो जाएगा धनायन और जो बाद में आयन आएगा वो हो जाएगा ऋणायन, ठीक है। और ये जो कोष्ठक वाला आयन होता है इसे कहते हैं संकुल आयन, और जो कोष्ठक के बाहर आयन होता है उसे कहते हैं सरल आयन, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, सरल आयन। इसे कह देते हैं उपसह संयोजक मंडल या समन्वय सत्ता, या इसी को कह देते हैं उपसह संयोजक परिसर, ठीक है। इसे कहते हैं आयनिक मंडल, इसे क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल, समझ गए। और यहां पर जो ब्रैकेट के तुरंत बाद जो धातु आती है उसी को कहते हैं केंद्रीय धातु। ध्यान से आप समझिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्रीय धातु किसे कहते हैं तो ब्रैकेट के बाद में जो धातु आएगी उसी को ही कह देंगे केंद्रीय धातु, ठीक है। और केंद्रीय धातु को छोड़ने के बाद में जितने भी यहाँ पर आयन बचेंगे वो सभी लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करेंगे और वो सभी लिगेंड्स होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, लिगेंड्स हो गया। CN क्या हो गया, लिगेंड्स हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कोष्ठक वाला पहले आ गया तो ये धनायन हो गया, ठीक है। उपसह संयोजक यौगिक में जो आयन पहले आएगा वो धनायन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कोष्ठक वाला पहले आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया धनायन, और Cl क्या हो गया, ऋणायन हो गया। अब यहाँ पर आपको केंद्रीय धातु पहचानने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये समझिए, कोष्ठक के तुरंत बाद जो धातु आएगी वो हो जाएगी केंद्रीय धातु, ठीक है। उसके बाद में जितने भी आयन होंगे वो सभी हो जाएंगे लिगेंड्स। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको धनायन और ऋणायन कैसे पहचानना है, केंद्रीय धातु को कैसे पहचानना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है K4FeCN6, K4FeCN6, इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे। अब आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि K पर कितने चार्ज होते हैं। तो K पर होता है +1 का चार्ज। +1 का चार्ज क्यों होता है, क्योंकि K आता है किसमें, फर्स्ट ग्रुप में, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है, +1 होती है। ये देखिए, पहला ग्रुप आपका क्या है, पहला वर्ग क्या है, पहला वर्ग है आपका हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, Fr, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखें, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,1, इसके बाह्य कोश में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो इस पर, इसके कारण इस पर जो +1 का जो है चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं इन सभी की
ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन वाले ग्रुप की यानी फर्स्ट वाले ग्रुप की। तो अब आप ध्यान से समझिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया K4Fe-CN6, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे हम 3 रूल फॉलो करेंगे। पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे, उसके बाद में हम ऋणायन का नामकरण करते हैं। ठीक है, पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे, उसके बाद में हम ऋणायन का नामकरण करेंगे। यहाँ पर धनायन क्या है, यहाँ पर K4 क्या है, यहाँ पर K4 है धनायन, K4 क्या है, धनायन है, या फिर CN6 क्या है, ऋणायन है, क्योंकि यह बाद में आया हुआ है। तो धनायन का नामकरण करेंगे तो यहाँ पर K के लिए लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, यहाँ 4 से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान से समझिए। जो आयनिक मंडल का आयन होता है उसमें जो आयनों की संख्या होती है वो कोई मायने नहीं रखती है, केवल उसका सामान्य नामकरण करना होता है बस। ठीक है, इसमें टेट्रा नहीं लगाएंगे 4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में अब हम संकुल का नामकरण करेंगे। तो संकुल के नामकरण में सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। संकुल के नामकरण में हम सर्वप्रथम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। ठीक है, ये कैसा संकुल है, ऋणायनिक संकुल है। ठीक है, संकुल आयन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं संकुल आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायनिक संकुल और दूसरा होता है ऋणायनिक संकुल। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम ऋणायनिक संकुल में लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइनो, और साइनो को पहले, साइनो के देखो पहले क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है। साइनो के पहले क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है, तो 6 के लिए प्रयोग करेंगे हेक्सा। ठीक है, इसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में पूर्व लग्न। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद में यफी का नामकरण कर देंगे। यफी क्या है, आयरन है, तो आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, फेरम से इसे कर देंगे फेरट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड लिख देंगे। अब यहाँ जो है आयरन को फेरट क्यों लिखा गया, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए, जब ये संकुल ऋणायनिक संकुल होता है तो इसमें जो केंद्रीय धातु होती है उसका नामकरण करते समय हमें विशेष रूल का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जब ऋणायनिक संकुल आता है तो केंद्रीय धातु का जब नामकरण करते हैं तो केंद्रीय धातु के लैटिन नाम के अंत में ATE ऐट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो लोहा है, लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम, फेरम के अंत में यानी UM के स्थान पर ATE ऐट हम लगा देते हैं। ध्यान से आप देखिए, फेरम कैसे लिखेंगे, FERRUM, फेरम हो गया, तो UM के स्थान पर हम ATE ऐट लिख देते हैं। आप ध्यान से ये समझिए कि लास्ट में यम के स्थान पे ऐट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फेरट। इस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे। अब यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने के हैं, 4 के हैं। कितने के हैं, 4 के हैं। एक के पर चार्ज कितना होता है, +1 का चार्ज होता है। अभी हमने आपको सिखाया कि एक के पर ऑक्सीकरण संख्या +1 क्यों होती है, इसको हमने डिफाइन भी किया। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यफी की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, यक्स मान लेंगे। फिर उसके बाद में फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कितने CN है, 6 CN है। एक CN पर चार्ज क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। ये कैसे आपको याद होगा, ये आपको याद करना होगा। इसके लिए एक सारणी है जिसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है आयन लिखे गए हैं, ऋणावेशित लिगेंड्स के नाम लिखे गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको याद भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए CN पर कितना चार्ज है, -1 का चार्ज दिया भी गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो साइनाइडो में देखो CN पर -1 का चार्ज दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितने CN, 6 CN। एक CN पर चार्ज कितना, -1 का, बराबर में क्या, 0, क्योंकि यह क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में यक्स हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर में 0। तो -6 में से +4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यक्स, माइनस में 2 आ जाएगा, बराबर में कितना, 0। तो यक्स बराबर में क्या आ जाएगा, +2। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, +2। इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम +2 निकाल देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप जो है IUPAC का फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो जिसमें हमने पूरे रूल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका नामकरण कैसे हम किए। यहाँ सर्वप्रथम हम धनायन का नामकरण किए, पोटेशियम लिख दिए। धनायन यहाँ पर क्या था, के था। क्यों धनायन हुआ, क्योंकि यह पहले आया हुआ था। जो आयन पहले आएगा वो धनायन होगा, तो यहाँ पर धनायन का नामकरण कर दिया पोटेशियम। फिर उसके बाद में क्या कर दिए, यहाँ पर हम लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। तो लिगेंड्स में क्या था, हेक्सा था। लिगेंड्स में था साइनाइड आयन। ठीक है, साइनाइड आयन था, लेकिन ये जब लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करेगा तो इसमें जब ऋणायनिक लिगेंड जो होता है उसमें ओ अनुलग्न जोड़ देते हैं। ठीक है, अनुलग्न, तो यहाँ हो जाएगा साइनो। फिर उसके बाद में फेरट लिखेंगे, फिर उसके बाद में सेकेंड लिख देंगे। फिर से ध्यान से समझिए, यहाँ जो है जो आयन पहले आया हुआ है ये धनायन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया पोटेशियम। फिर उसके बाद में ऋणायनिक जो संकुल आता है, ये संकुल कैसा हुआ, ऋणायनिक संकुल हुआ। ऋणायनिक संकुल में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। तो लिगेंड्स कौन है, CN लिगेंड्स है। तो CN लिगेंड्स के लिए ये साइनाइड अगर आयन के रूप में होता, कोष्ठक के बाहर होता तो आयन होता, आयन के रूप में होता तो साइनाइड लिखते, लेकिन ये कोष्ठक के अंदर आ गया तो ये लिगेंड्स हो गया। जब लिगेंड्स हो जाता है कोई भी आयन तो उसमें O, जैसे कोई भी ऋणायनिक आयन जो है लिगेंड्स हो जाता है तो
उसमें ओ अनुलग्न जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो ये साइनाइड था, तो यहाँ चाहे साइनाइडो लिख दो चाहे साइनो लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके पहले क्या था, 6 था, तो 6 के लिए हम पूर्वलग्न प्रयोग कर दिए हेक्सा। फिर उसके बाद में Fe यहाँ केंद्रीय धातु थी, तो केंद्रीय धातु आयरन होता है ना, लेकिन जब ये ऋणायनिक संकुल होगा, ध्यान से आप सुनिए, जब ये ऋणायनिक संकुल होगा तो इसमें जो केंद्रीय धातु होगी उसके लैटिन नाम के अंत में, उसके नाम के अंत में नहीं, उसके लैटिन नाम के अंत में ATE ऐट लगा करके लिख देते हैं, ठीक है। फेरेट लिख दिया और ऑक्सीकरण संख्या कैसे 2 आई ये आप सीख भी गए, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नंबर देखते हैं कंपाउंड, दूसरा नंबर यौगिक देखते हैं, उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स K3CrC2O4 का होल थ्राइस। इसका नामकरण कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हम पहचानेंगे धनायन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे धनायन को कैसे पहचानना है। जो आयन पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, धनायन, और जो बाद में आएगा वो हो जाएगा ऋणायन। तो यहाँ पे K3 पहले आया हुआ है तो ये हो जाएगा धनायन, और CrC2O4 का होल थ्राइस ये बाद में आया हुआ है तो ये हो जाएगा ऋणायन, ठीक है। तो धनायन का नामकरण करेंगे पोटेशियम। यहाँ पे हम आपको समझा दिए कि सरल आयनिक मंडल का जो आयन होता है इसमें जो है कोई भी आयनों की संख्या मायने नहीं रखती है, केवल आपको जो है उसका सरल नामकरण करना होता है बस, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया पोटेशियम, के लिए पोटेशियम लिख दिए। फिर उसके बाद में C2O4 ना, ये क्या है, ये लिगेंड्स है। यहां पर कोष्ठक के बाद में जो धातु आई तुरंत, कोष्ठक के तुरंत बाद जो धातु आई वो केंद्रीय धातु हो गया, बाकी जो कुछ बचेगा सब लिगेंड्स होगा। आप ध्यान से समझिए, कोष्ठक के तुरंत बाद जो धातु आई वो केंद्रीय धातु हो जाएगी, और बाकी जितना भी कोष्ठक में बचेगा वो सभी क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे, समझ गए। तो यहां पर अब ऋणायनिक संकुल में सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो यहां पर क्या है, ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन ये कोष्ठक के, ये ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन जैसे ही कोष्ठक के अंदर आया ये लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो ये ऑक्जेलेटो हो जाएगा, ऑक्जेलेट में ओ प्रत्यय जोड़ देंगे तो ऑक्जेलेटो हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए प्रीफिक्स यानी कि पूर्वलग्न लगाएंगे ट्राई। फिर उसके बाद में C2O4 के लिए लिख देंगे ऑक्जेलेटो। फिर उसके बाद में Cr के लिए लिख देंगे क्रोमेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे 3, ठीक है। Cr में क्रोमेट क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए इसका नाम होता है लैटिन नाम क्रोमियम, इसका लैटिन नाम क्या होता है, क्रोमियम। IUM के स्थान पे ATE ऐट लगा देते हैं। ध्यान से आप समझिए, यम के स्थान पे 8 लगा देना है, समझ गए। यम के स्थान पे क्या लगा देना है, 8 लगा करके लिख देना है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, देखो एक C2O4 पर जो चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है, ठीक है। तो 2 तिहाई कितने C2O4 है, 3 है, तो 3 दुआई कितना हो जाएगा, 6, -6 हो गया। -6 को न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक के पर +3 का चार्ज होता है, कितने के है, 3 के, तो +3 यहाँ पर हो गया। तो +3 इसमें और ऐड कर देंगे तो +6 हो जाएगा, +6 -6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 यानी कि 3 लिख दी गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या आप हमेशा रोमन अंक में लिखेंगे, समझ रहे हो। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन अंक में लिखेंगे। ये 22 में, 19 में, 15 में पूछा जा चुका है, सीधा सीधा यहीं से छपने वाला है IUPAC नामकरण, ठीक है। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए कि कैसे हमको जो है यहाँ परीक्षा में हल करना है प्रश्नों को। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर देखिए, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, K3FeC2O4 का होल थ्राइस। सर्वप्रथम अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप धनायन को पहचानेंगे कि यहाँ पर धनायन क्या है। तो K3 क्या है, यहाँ पर K3 क्या हो गया, धनायन होगा। धनायन के लिए लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। सर्वप्रथम धनायन का नामकरण पोटेशियम कर दिए। उसके बाद में हम उपसह संयोजक योगी, उपसह संयोजक परिसर का नामकरण करते हैं, ठीक है। ये समन्वय सत्ता का नामकरण करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो लिगेंड्स क्या है, C2O4 है, ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन जैसे ही ये कोष्ठक के अंदर आया लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करेगा, और यहां पर लिखेंगे ऑक्जेलेटो, ठीक है। कोष्ठक के तुरंत बाद जो धातु आएगी वही केंद्रीय धातु होगी, बाकी जो सब बचेगा सब क्या हो जाएगा, लिगेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ट्राई। फिर उसके बाद में C2O4 के लिए ऑक्जेलेटो। Fe का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है। ये देखिए केंद्रीय धातु यहां पर क्या है, ऋणायनिक संकुल में है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, फेरेट लिखेंगे, फिर उसके बाद में 3 लिख देंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो यहां पर इसका लैटिन नाम फेरम, फेरम में यम के स्थान पे ATE ऐट लगा देंगे तो हो जाएगा फेरेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 लिख देंगे। ये 22 में, 20 में और 17 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए C2O4 पर कितने माइनस का चार्ज, 2 माइनस का चार्ज, 3 2 6 -6 हो जाएगा। -6 को न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी। तो यहां पर +3 और ऐड कर देंगे, +3 ऑलरेडी है, +3 और ऐड कर देंगे तो +6 -6 दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसकी भी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है चैनल पर, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा नंबर देखेंगे, यहां पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पर चौथा नंबर देखिए क्या है, K2ZnOH का होल टेट्रा, ठीक है, K2ZnOH का होल टेट्रा। तो यहां पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम धनायन का नामकरण, धनायन क्या है, K है, तो लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में यहां पर उपसह संयोजक परिसर का नामकरण करते हैं। उपसह संयोजक परिसर में सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 है तो 4 के लिए लिख देंगे प्रीफिक्स टेट्रा। फिर उसके बाद में OH को लिखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन होता है, लेकिन जैसे कोष्ठक के अंदर आएगा लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करेगा, यहां लिखेंगे हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, या हाइड्रॉक्सो या हाइड्रॉक्साइडो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में Zn के लिए जिंकेट, फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या सेकंड कैसे है, एक OH पर चार्ज कितना -1 कितने हैं 4 है, तो -4 हो जाएगा। -4 को न्यूट्रल करने के लिए +4 की आवश्यकता होगी, यहाँ पर +2 है, ठीक है, तो +2 और ऐड कर देंगे तो +4 हो जाएगा, +4 -4 दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। ये 22 में और 19 में पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद में 5वां नंबर, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5वां नंबर यौगिक जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, Na2FeCN का होल पेंटा NO, ठीक है। क्या है, Na2 है, Fe है, CN का होल पेंटा है, फिर उसके बाद में NO है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर Na के लिए लिखेंगे सोडियम, यहाँ पर डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यह आयनिक मंडल में जो आयन होता है, यहाँ पर केवल आयन, यहाँ पर आयनों का जो नाम होता है केवल वही सिंपल सा लिखना होता है बस, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सोडियम। फिर उसके बाद में उपसह संयोजक परिसर का नामकरण करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु, क्योंकि यह कोष्ठक के तुरंत बाद आई हुई है, ठीक है। बाकी और सभी जितने भी आयन है ये क्या है, लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोडियम। और उपसह संयोजक परिसर में सर्वप्रथम हम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटासाइनो। अब यहाँ पर हम साइनो लिखेंगे, नाइट्रोसिल लिखोगे ना, 2 लिगेंड्स आ गए, साइनो और नाइट्रोसिल। तो ध्यान रखिएगा जब लिगेंड्स 2 या 2 से अधिक लिगेंड आ जाए तो वहां पर हम अल्फाबेटिकल रूल देखते हैं, ठीक है। जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, और N क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए साइनो पहले लिखेंगे, ठीक है, पेंटासाइनो। ये प्रीफिक्स से कोई मतलब नहीं होता, ये ना समझना कि यहाँ की P आ रहा है, ठीक है, इस P से कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, केवल आपको लिगेंड्स का जो है अल्फाबेट देखना है बस, ठीक है, लिगेंड्स का अल्फाबेट क्रम ढूंढना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटासाइनो, फिर उसके बाद में NO के लिए नाइट्रोसिल, ये उदासीन लिगेंड्स है। उसके बाद में यहाँ लिख देंगे फेरेट, क्योंकि ये रासायनिक संकुल में केंद्रीय धातु आया हुआ है, ठीक है, फेरम से फेरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3rd लिख देंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या लिख देंगे, 3rd लिख देंगे। NO पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज होता है। CN पर -1 का चार्ज, तो कितने CN है, 5 CN, तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना +2 हो जाएगा, तो +2 में कितना जोड़ दें, +3 जोड़ दें तो +5 हो जाएगा, +5 -5 दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3rd लिख दी। अब यहाँ पर हम आपको यह भी दिखा देते हैं कि उदासीन लिगेंड्स कितने होते हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्वा हो गया, एमीन हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, कार्बोनिल हो गया, थायोकार्बोनिल, एथिलीन, डाइमीन, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, अमोनियम, ये सब धनावेशित लिगेंड्स होते हैं। इन सभी को हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी, तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप IUPAC का नामकरण करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी सिखा देते हैं कि डाई ट्राई के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जैसे 2 आएगा तो इसके लिए डाई का प्रयोग कर देते हैं, 3 आता तो ट्राई, 4 आता तो टेट्रा, 5 आता तो पेंटा, 6 आता तो हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नैनो, 10 के लिए डेका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद में 6ठा नंबर देखते हैं, 6 नंबर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो CO3 का CO3 है, फिर NH3 का होल पेंटा है, Cl है, ठीक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये 22 और 15 में पूछा जा चुका है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करेंगे, Cl है लास्ट में। तो अब आपको यहाँ पर धनायन पहचानना, धनायन इसमें क्या है, जो आयन पहले आएगा वो धनायन होगा। तो यहाँ पर कौन सा संकुल पहले आ गया है, तो ये हो जाएगा धनायन, ठीक है। संकुलायन ये क्या हो गया, धनायन हो गया, और ये जो सरल आयन है बाद में आया हुआ तो ये हो जाएगा ऋणायन। तो सर्वप्रथम हम धनायन का नामकरण करते हैं। तो धनायन यहाँ पर क्या है, संकुलायन है, तो संकुलायन क्या है, धनायन है। तो धनायन में क्या करते हैं, उपसह, अब ये क्या है, उपसह संयोजक परिसर है, ठीक है। तो उपसह संयोजक परिसर में सर्वप्रथम लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड्स का नामकरण करेंगे, लिखेंगे पेंटा एमीन, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। यहाँ पर देखो एमीन A से शुरू हो रहा है, कार्बोनेट C से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एमीन को पहले लिखिए, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स से कोई मतलब नहीं होता, पेंटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल क्रम ढूंढते हैं, ठीक है, ऑर्डर ढूंढते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पेंटा एमीन, क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, फिर उसके बाद में कार्बोनेटो, फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे कोबाल्ट, फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु के तुरंत बाद ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3rd, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये लिगेंड्स अब नहीं है, ये लिगेंड्स नहीं रह गया, नहीं तो अगर लिगेंड्स के अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते, लेकिन अब बाहर है तो आयन के रूप में व्यवहार करेगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। ये 22 में, 20 में और 16 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले 3rd, ये भी आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए CO3 है, तो CO3 पर कितना चार्ज होता है, आप इसमें से देख सकते हैं, सारणी में से आप भी देख सकते हैं, या आप याद भी कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप याद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो CO3 पर कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, कार्बोनेट आयन है, ठीक है। तो इस पर -1 का चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद में NH3 पर कितना चार्ज होता है, NH3 पर होता है 0 का चार्ज, ठीक है, एमीन। यहाँ पर देख लीजिए CO3 पर कितना चार्ज होता है, देखो CO3 पर -2 का चार्ज होता है, हम भूल गए थे। CO3 पर कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। C2O4 पर -2 का चार्ज होता है। ऐसे दिमाग से ढेर सारी चीजें निकल जाती है, क्योंकि सारा कुछ काम खुद ही करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ ध्यान रखना होता है, इसलिए दिमाग कई चीजों में लगा रहता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए। CO3 पर कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। NH3 क्या है, एमीन है, एमीन पर कितना चार्ज होता है, NH3 पर होता है 0 का चार्ज, ठीक है, उदासीन लिगेंड से। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका निकाल के दिखा दे रहा है आपको।
देखो CO का निकालना मान लेंगे क्या होता है, यक्स होता है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में CO3 पर कितने CO3 है, एक CO3 है, एक CO3 पर जो चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है। फिर इसमें प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितने NH3 है, 5 NH3 है, एक NH3 पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर Cl कितने हैं, एक Cl है, एक Cl पर चार्ज कितना होता है, -1 का चार्ज होता है, बराबर में क्या 0, क्योंकि यह क्या एक यौगिक है। तो यक्स यहाँ कितना हो जाएगा -2, प्लस में क्या हो जाएगा 0, माइनस में 1 बराबर में कितना 0। तो यक्स माइनस में 3, -2 -1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -3, ठीक है, बराबर में कितना 0। यहाँ यक्स बराबर में आ जाएगा +3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ सिखा पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके अपने भाई का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको कठिन लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।